हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग इमैनुअल वालेस्टीन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिर में इमैनुअल वालेस्टीन कौन है और इनका समाज शास्त्र में क्या कंट्रीब्यूशन है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं, इन सब पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वालेस्टीन इज बेस्ट नोन एकेडमिकली एज अ फाउंडर ऑफ वर्ल्ड सिस्टम्स एनालिसिस। तो जहाँ पे वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस की बात आती है, यहाँ पे हम वालेस्टीन को देखते हैं। और आप लोग देख सकते हैं एकेडमिकली ये फाउंडर हैं वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस के। यहाँ पे आप लोग इनकी इमेज देख सकते हैं। इनके बारे में हम ये स्क्रीनशॉट जो है आप लोगों को विकिपीडिया से दिख रहा है, तो काफ़ी कंटेंट मैंने वहाँ से लिया है, बाकी अदर प्लेटफॉर्म से भी मैंने कुछ कंटेंट को लिया है। इनका जन्म जो है वो सितंबर 28 1930 में हुआ था, 1930, न्यूयॉर्क सिटी यूएस में। इनकी मृत्यु जो है वो 31 अगस्त 2019 को 88 के एज में हुआ था। ये हुआ था यूएस में ही, ब्रैनफोर्ड कनेक्टिकट। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट किस टाइम ईरा से ये बिलोंग करते हैं ये जानना ज़रूरी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनको हम लोग बेसिकली जानते क्यों हैं? आखिर में हम लोग जब समाज शास्त्र में पढ़ने की बात करते हैं तो वालेस्टीन को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी इनको पढ़ने की? तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि वर्ड सिस्टम थ्योरी के लिए हम लोग इनको पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग मेन कंट्रीब्यूशन यदि इनका देखेंगे तो वर्ड सिस्टम थ्योरी के लिए ही देखेंगे। अल्मा मेटर की बात करें तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए, एमए और पीएचडी किया हुआ है। थीसिस कौन सी है? और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, द एमरजेंस ऑफ टू वेस्ट अफ्रीकन नेशंस घाना एंड द आइवरी कोस्ट। ये 1959 में इन्होंने थीसिस लिखा था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है इनकी, या थीसिस हो जाती है इनकी, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनके डॉक्टरल एडवाइज़र जो थे वो हैंस एल जिटरबर्ग और रॉबर्ट स्टॉकटन लैंड। तो यहाँ पे ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डिसिप्लिन की यदि बात करें तो आप सभी को पता है ये एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो अभी क्लियर हो गया है दोस्तों कि हम लोग इनको सोशियोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। और साथ ही साथ चूँकि ये बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके और सारा इन्फॉर्मेशन, और तब इन्होंने अपनी थ्योरी भी दी थी, तो ये एक हिस्टोरियन भी रहे हैं। सब डिसिप्लिन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके ब्रांचेस के रूप में हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी से ये रिलेटेड हैं, कंपैरेटिव सोशियोलॉजी एंड वर्ड सिस्टम थ्योरी। ओके, इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये सब इंस्टीट्यूशंस से जुड़े रहे, कोलंबिया, मैकगिल, ब्रिगहैम्पटन और एकोल डेस हॉट करके ये है, येले यूनिवर्सिटी से ये रिलेटेड रहे हैं या वहाँ से जुड़े हुए रहे हैं। तो अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। कंटेंट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, लेकिन हम लोग डिस्कशन जो है वो हिंदी में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज का जो लेक्चर है मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ, बहुत ही लेंदी है, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है इनके बारे में। तो हम इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे, इसलिए सिर्फ हिंदी में समझेंगे। इंग्लिश में आप लोगों को चाहिए सम टर्म्स देखना है तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ओके, इमैनुअल मॉरिस वालेस्टीन, इनका जीवन काल 28 सितंबर 1930 से 31 अगस्त 2019 तक रहा। यह एक अमेरिकी समाजशास्त्री और आर्थिक इतिहासकार थे। वे संभवतः विश्व प्रणाली दृष्टिकोण के समाजशास्त्र में अपने विकास के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। वे 2000 से 2019 में अपनी मृत्यु तक येल विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ शोध विद्वान थे। तो येल विश्वविद्यालय हम लोग देखें कि वहाँ से ये
जुड़े रहे येल यूनिवर्सिटी से। और अक्टूबर 1998 से जुलाई 2019 तक एजेंस ग्लोबल के माध्यम से विश्व मामलों पर द्विमासिक सिंडिकेटेड टिप्पणियां प्रकाशित करते थे। वे अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ के 13वें अध्यक्ष भी थे, जिनका टाइमलाइन था 1994 से 1998 तक। सेम कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है। ओके, उनके व्यक्तिगत जीवन और शिक्षा की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ यदि किसी थिंकर्स को जानना है, उनके विचारों को समझना है, तो आखिर में उनका पर्सनल लाइफ कैसा रहा है, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा है और किस प्रकार से उन्होंने एजुकेशन लिया है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पूरे जीवन पे। तो इसके लिए मैं जब भी कभी किसी थिंकर्स के बारे में डिस्कस करती हूँ तो ये ज़रूर बताती हूँ कि उनका पर्सनल लाइफ कैसा रहा है, जिससे कि ये हम पता लगा सकें, हम समझ सकें कि अगर किसी सोशियोलॉजिस्ट ने कोई थ्योरी दी है तो उसके पीछे ऐसे ही तो थ्योरी दे नहीं देगा, कुछ ना कुछ उसका प्रभाव उसके अपने व्यक्तिगत जीवन का जरूर होता है। उनके माता पिता सारा गुन्सबर्ग और मेनाकेम लाजर वालेस्टीन गैलीसिया के पोलिश यहूदी थे, जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण बर्लिन चले गए थे, जहां उन्होंने 1919 में शादी की। 2 साल बाद सारा ने अपने पहले बेटे सोलोमन को जन्म दिया। 1923 में वालेस्टीन परिवार न्यूयॉर्क में आकर बस गया, जहां से इमैनुअल का जन्म हुआ। तो यहाँ पे इमैनुअल का जन्म होता है न्यूयॉर्क में। ओके, उनके परिवार के प्रवास के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विदेशी यात्रियों की सूची में उनकी मां और भाई को राष्ट्रीयता पोलिश बताई गई थी कि ये पोलिश हैं। ओके, यानी कि पोलैंड से हैं। राजनीतिक रूप से जागरूक परिवार में पले बढ़े वालेस्टीन को किशोरावस्था में ही विश्व मामलों में रुचि हो गई थी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट ही जो है वो टीनेज में आ गया था। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी 3 डिग्रियां प्राप्त की। 1951 में BA, 1954 में MA और 1959 में PhD, जहां उन्होंने हैंस एल जेटरबर्ग और रॉबर्ट स्टॉन्टन लिंड की देखरेख में अपना शोध प्रबंध पूरा किया। हालांकि अपने जीवन काल में वालेस्टीन ने दुनिया भर के अन्य विश्वविद्यालयों में भी अध्ययन किया, जिनमें 1955 से 1956 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी लिब्रे डी ब्रुसेल्स, यूनिवर्सिटी पेरिस, सेवेंट टेनिस डिडेरोट और यूनिवर्सिटी डा नेशनल ऑटोनोमा दी मैक्सिको शामिल है। तो आप लोग देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के नेम भी ऐसे हैं कि याद करना तो मुश्किल है, बट जस्ट आप लोग थोड़ा सा फैमिलियर रहिएगा कि हाँ ये कहाँ कहाँ से थोड़ा बहुत अपना जो इन्होंने एजुकेशन लिया है उसको कहाँ कहाँ से लिया है या कहाँ इनका अध्ययन से जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। 1951 से 1953 तक वालेस्टीन ने अमेरिका सेना में सेवा की थी। अच्छा, मोस्टली हम लोग जो भी काफ़ी थिंकर्स के बारे में पढ़े हैं, अमेरिकन खास करके, उनमें देखा है हम लोगों ने कि वो लोग आर्मी से भी काफ़ी हद तक रिलेटेड रहे हैं। कुछ समय तक उन्होंने अपनी सर्विसेज ज़रूर वहाँ पे दी है। अपनी सेवा मुक्ति के बाद उन्होंने अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति की एक घटना के रूप में मैकार्थीवाद पर एक मास्टर थीसिस लिखी। व्यापक रूप से चर्चित इस कृति के बारे में वालेस्टीन ने स्वयं बाद में कहा, इसने मेरी इस भावना की पुष्टि की कि मुझे 1950 के दशक की भाषा में खुद को एक राजनीतिक समाजशास्त्री मानना चाहिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों कि अगर कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि ऐसे कौन सा थिंकर है या कौन सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने कहा था कि वो एक राजनीतिक समाजशास्त्री हैं या उस रूप में देखते हैं अपने आप को, तो ये है इमैनुअल वालेस्टीन। ओके, सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इन्होंने अपने आप को माना था पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट के रूप में।
शैक्षणिक कैरियर की यदि बात करें तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान वे उन छात्रों के समर्थक थे जो 1968 में वियतनाम युद्ध में विश्वविद्यालय की भागीदारी का विरोध करते हुए कोलंबिया विश्वविद्यालय के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सक्रिय थे। मूल रूप से वालस्टीन के अध्ययन का प्रमुख उपक्षेत्र अमेरिकी मामले नहीं थे, बल्कि गैर यूरोपीय दुनिया की राजनीति, विशेष रूप से भारत और अफ्रीका थे। 2 दशकों तक वालस्टीन ने अफ्रीका पर शोध किया, कई किताबें और लेख प्रकाशित किया और 1973 में वे अफ्रीकी अध्ययन संघ के अध्यक्ष बने। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर होती है कि अफ्रीका पे इनका काफ़ी कुछ अध्ययन रहा है दोस्तों, और इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स भी हैं जो कि अफ्रीका से रिलेटेड हैं, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यदि इनके हम लोग कैरियर की बात करें तो वालेस्टीन का अकादमिक कैरियर कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही शुरू होता है, जहां वे 1958 से 1971 तक समाजशास्त्र के प्रशिक्षक और फिर एसोसिएट प्रोफेसर रहे। वहां से वे मॉन्ट्रियल में मैकगिल विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने 1971 से 1976 तक पढ़ाया। वे 1976 से 1999 तक SUNY बिंघमटन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विशिष्ट प्रोफेसर बने। 1976 में वालस्टीन को अनुसंधान के एक नए क्षेत्र में आगे बढ़ने का अनूठा अवसर मिला और इस प्रकार वे न्यूयॉर्क के बिंघमटन विश्वविद्यालय में अर्थव्यवस्था, ऐतिहासिक प्रणालियों और सभ्यता के अध्ययन के लिए फर्नांड ब्राडल केंद्र के प्रमुख बने, जिसका मिशन ऐतिहासिक काल की लंबी अवधि में बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण में संलग्न होना था। तो यहाँ से इनकी जर्नी जो स्टार्ट होती है वो एज ए हिस्टोरियन भी आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट हो रही है। केंद्र ने एक नई पत्रिका रिव्यू, जिसके वालस्टीन जो है वो संस्थापक संपादक थे, के प्रकाशन समर्थन के साथ शुरुआत की और ऐसा कार्य किया जिसने समाजशास्त्र और इसके सहयोगी विषयों, विशेष रूप से इतिहास और राजनीतिक अर्थशास्त्र को और सशक्त बनाने में योगदान दिया। वालस्टीन ने 1999 में अपनी सेवानिवृत्ति तक SUNY बिंघमटन में समाजशास्त्र के एक विशिष्ट प्रोफेसर के रूप में काम किया। यहाँ पे आप लोग सेम कंटेंट इंग्लिश में देख सकते हैं। ओके। अपने करियर के दौरान वालस्टीन ने हांगकांग, ब्रिटिश कोलंबिया और एम्स्टर्डम सहित कई अन्य स्थानों पर विजिटिंग प्रोफेसर के पद संभाले। उन्हें कई मानद उपलब्धियां प्रदान की गई। उन्हें पेरिस के इकोले डेस आउतेस एट्यूड्स एंड साइंसेस सोशियल्स में एसोसिएट डायरेक्टर डी एट्यूड्स के रूप में समय समय पर कार्य इन्होंने किया और 1994 से 1998 के बीच अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद भी संभाला और कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्याख्यान भी दिया। इसी प्रकार 1990 के दशक के दौरान उन्होंने सामाजिक विज्ञान के पुनर्गठन पर गुलबेनकियन आयोग की अध्यक्षता की। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है कि गुलबेनकियन आयोग से संबंधित कौन से थिंकर हैं, तो ये हैं इमैनुअल वालस्टीन, जिसका उद्देश्य अगले 50 वर्षों के लिए सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा को तय करना था। 2000 से लेके 2019 में अपनी मृत्यु तक वालस्टीन ने येल विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ शोध विद्वान के रूप में कार्य किया। वे सोशल इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री पत्रिका के सलाहकार संपादकों के परिषद के सदस्य भी थे। तो ये अपने आप में भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सोशल इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ये एक मैगजीन है और इसके सलाहकार संपादकों के परिषद के सदस्य जो थे वो इमैनुअल वालस्टीन थे। तो यहाँ पे आप लोग कंटेंट सेम
इंग्लिश में देख सकते हैं दोस्तों। ओके। 2003 में उन्हें अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन से विशिष्ट विद्वता पुरस्कार प्राप्त हुआ और 2004 में अंतर्राष्ट्रीय एन.डी. कोंड्राटिएव फाउंडेशन और रूसी प्राकृतिक विज्ञान अकादमी ने उन्हें स्वर्ण कोंड्राटिएव पदक से सम्मानित किया। वालेंस्टीन का 31 अगस्त 2019 को 88 वर्ष की आयु में एक संक्रमण से निधन हो गया। उनके व्याख्यान के दौरान उपस्थित कुछ छात्रों ने उन्हें एक शांत, संयमित, सुरुचिपूर्ण व्यक्ति के रूप में याद किया। अपनी थीसिस की आलोचना के समय वे आमतौर पर शांत और संयमित रहते थे। साथ ही वे इस बात का संकेत भी देते थे कि वे लोगों या श्रोताओं के लिए लगभग निराश थे, क्योंकि वे उनके द्वारा स्थापित की जाने वाली बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। आखिर में वो समझाना क्या चाह रहे थे और उसे नहीं समझा जा रहा था। ओके। दोस्तों सेम कंटेंट ही आप लोगों को इंग्लिश में दिख रहा है। हाँ, 1 मिनट। तो ये सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख रहे हैं। ओके ओके यहाँ पे ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा इसका ऐसा रहता है। थ्योरी की बात यहाँ पे की जा रही है कि इनकी आँखें में थ्योरी क्या रही है, तो उसको आप हम लोग समझेंगे। तो वालेंस्टीन ने उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीकी मामलों के विशेषज्ञ के रूप में शुरुआत की, जिससे उन्होंने 1951 और 1952 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलनों में भाग लेने के बाद अपने अध्ययन के केंद्र के रूप में चुना था। उनके प्रकाशन 1970 के दशक में शुरुआत तक लगभग पूरी तरह से इस विषय पर केंद्रित थे, जब उन्होंने एक बृहद स्तर पर वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के इतिहासकार और सिद्धांतकार के रूप में अपनी पहचान बनाना शुरू किया था। तो आप लोग देख सकते हैं इनका जो शुरुआती, अगर हम देखें कैरियर जो स्टार्ट हुआ था इनका लेखन का खास करके, तो उसमें इनकी जो पहचान बनी थी वो एक ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे हम देखें तो वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के इतिहासकार यानी हिस्टोरियन और सिद्धांतकार, थ्योरिस्ट के रूप में ये नज़र आते हैं। वैश्विक पूंजीवाद की उनकी प्रारंभिक आलोचना और व्यवस्था विरोधी आंदोलनों के समर्थन में उन्हें नोआम चोम्स्की और पियरे बोर्दियू के साथ अकादमिक समुदाय के भीतर और बाहर वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन में एक प्रमुख हस्ती बना दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लगभग उन्हीं लोगों के जो नोआम चोम्स्की और पियरे बोर्दियू हैं, इनके समकालीन के रूप में नज़र आते हैं। वालेंस्टीन की सबसे महत्वपूर्ण रचना द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। 1974 और 2011 के बीच 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में कभी ये पूछ दिया जाए कि द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है, ये कितने खंडों में है, तो ये 4 खंडों में यानी कि 4 वॉल्यूम में है, और जो कि 1974 से 2011 के बीच में प्रकाशित हुई है। इसमें वालेंस्टीन ने कई बौद्धिक प्रभावों का सहारा लिया। कार्ल मार्क्स से वालेंस्टीन ने वैश्विक राजनीति में आर्थिक कारकों और वैचारिक कारकों पर उनके प्रभुत्व पर जोर दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स से भी इन्होंने कुछ न कुछ लिया है। तो इन पे वैश्विक जो राजनीति हो इसमें आर्थिक कारक कौन से होते हैं और वैचारिक कारक कौन से होते हैं, इसका प्रभाव जो है कार्ल मार्क्स से इनके ऊपर पड़ता है। और पूंजी और श्रम के बीच द्वंद्व जैसे विचारों को अपनाया, जबकि सामंतवाद और पूंजीवाद जैसे चरणों के माध्यम से विश्व आर्थिक विकास के नियतिवादी यानी कि जैसा नियति को मंजूर होता है वैसा ही होगा या प्रयोजनवादी मार्क्सवादी विचारों की आलोचना भी इन्होंने की है। निर्भरता सिद्धांत से उन्होंने कोर और परिधि की प्रमुख अवधारणाओं को लिया है। तो कोर और परिधि की जो अवधारणा है इसको इन्होंने कहाँ से लिया है, तो निर्भरता सिद्धांत यानी कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी होती है उससे इन्होंने लिया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ओके ओके
हालांकि वालेस्टीन ने फ्रांस फैनन और फर्नांड ब्राडेल और इलिया प्रिकोनकिन को उन 3 व्यक्तियों के रूप में नामित किया जिन्होंने मेरे तर्क की दिशा को संशोधित करने में समानांतर तर्क की दिशा को गहरा करने के विपरीत, यानी कि जो इनका विचार था उसके दूसरे साइड में हम देखें अपोजिट साइड में जाने के लिए सबसे अधिक प्रभाव डाला। द एसेंशियल वालेस्टीन में इनकी एक बुक है द एसेंशियल वालेस्टीन। इसमें उन्होंने कहा है कि फैनन ने मेरे लिए एक आधुनिक विश्व व्यवस्था द्वारा वंचित लोगों के इस आग्रह की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया कि उनकी एक आवाज़ है, एक दृष्टि है और न केवल न्याय का बल्कि बौद्धिक मूल्यांकन का भी दावा है। ब्रॉडेल ने 1400 और 1800 के बीच यूरोपीय दुनिया में आर्थिक आदान प्रदान के व्यापक नेटवर्क के विकास और राजनीतिक नेतार्थों के लिए अपने वर्णन के लिए किसी और से अधिक मुझे समय और स्थान के सामाजिक निर्माण के केंद्रीय महत्व और हमारे विश्लेषणों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूक किया था। तो यहाँ पे ब्राडेल का ये जिक्र करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीनों का नाम इन्होंने दिया है और इन्हीं के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है। और यह है कि प्रिगोजिन ने मुझे एक ऐसी दुनिया के नेतार्थों का सामना करने के लिए मजबूर किया जिसमें निश्चितताएं मौजूद नहीं थी, यानी कि कुछ भी हमें सर्टेनिटी नहीं दिख रही थी, सब कुछ अनसर्टेन था, लेकिन ज्ञान अभी भी मौजूद था। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसमें कुछ निश्चितता नहीं दिख रही थी कि हाँ एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन नॉलेज जो है वो तो अभी प्रेजेंट था, मौजूद था। वालेस्टीन ने यह भी कहा है कि उनके काम पर एक और बड़ा प्रभाव 1968 की विश्व क्रांति का था। छात्र विरोध प्रदर्शनों के समय कोलंबिया विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य के रूप में उन्होंने एक संकाय समिति में भाग लिया जिसने विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने कई रचनाओं में तर्क दिया कि इस क्रांति ने आधुनिक विश्व व्यवस्था में एक व्यवहार्य विचारधारा के रूप में उदारवाद के अंत को चिन्हित किया है। ऑलरेडी दोस्तों हम लोग अपने कुछ अभी रिसेंटली एक लेक्चर में डिस्कस किया था उदारवाद और नौ उदारवाद पे, तो आप लोगों को पता है कि उदारवाद क्या है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शीत युद्ध का अंत उदारवाद की जीत के बजाय यह दर्शाता है कि वर्तमान व्यवस्था अपने अंत चरण में प्रवेश कर चुकी है। संकट का एक ऐसा दौर जो तभी समाप्त होगा जब इसे किसी अन्य व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के भी विचार किस तरीके से इन्होंने लिया है या इनके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है कि इन्होंने कहा कि एक जो हमारा अवस्था है वो तभी चेंज होगा जब इसकी जगह पे कोई दूसरी व्यवस्था ले लेगी। तो यहाँ पे आप लोग ये भी समझ सकते हैं वालेस्टीन ने उत्तर दक्षिण विभाजन के बढ़ते महत्व का अनुमान उस समय लगाया जब मुख्य विश्व संघर्ष शीत युद्ध था। तो जो कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार यानी कि जस्ट कोई लड़ाई नहीं थी बट बातों बातों में या एक जो बहुत सारी कंट्रीज़ थे आपस में उनके विचारों में मतभेद थे, सम कंट्रोवर्सीज चल रहे थे, तो उसको हम लोग एक कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। 1980 से ही वालेस्टीन का अक्सर इस बात के लिए उपहास किया जाता रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक पतनशील वर्चस्वशाली शक्ति है, लेकिन इराक युद्ध के बाद से यह तर्क अधिक व्यापक हो गया। इस दौरान वालेस्टीन ने यह भी तर्क दिया कि पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था का विकास दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए हानिकारक था। मार्क्स की तरह वालेस्टीन ने भविष्यवाणी की कि पूंजीवाद की जगह
समाजवादी अर्थव्यवस्था ले लेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्ल मार्क्स से ये काफ़ी क्लोजली रिलेट करते हैं। अगर हम बात करते हैं जहाँ पे पूंजीवाद और समाजवाद की, तो उन्होंने भी कहा था, मार्क्स ने भी, कि वो एक दिन पूंजीवाद जो है वो पूरा का पूरा समाप्त करके और उसकी जगह जो है वो समाजवाद ले लेगा। तो यहाँ पे वालेस्टीन भी इस बात की भविष्यवाणी करते हैं। यह विचार उन्होंने 1970 के दशक में रखा, लेकिन 1980 के दशक में इसका उन्होंने फिर से पूर्व मूल्यांकन किया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उत्तराधिकारी प्रणाली का पता नहीं लगाया जा सकता है, कि ये जरूरी नहीं है कि समाजवादी ही अर्थव्यवस्था होगी, ये पता नहीं है कि ये क्या होगा, लेकिन कुछ तो होगा जो इसको रिप्लेस करेंगे। यानी कि वो इस बात को कहते हैं कि जो भी आने वाला समय है वो अनसर्टेनिटी का है। वालेस्टीन ने विश्व सामाजिक मंच में भी भाग लिया और उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। ओके, अब इनकी जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है, हम लोग उसके बारे में समझेंगे कि आखिर में ये क्या है। तो आधुनिक विश्व व्यवस्था, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, आप लोगों को पता है कि ये इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है और इनकी पहली बुक है। तो आखिर में इसके बारे में हम लोगों को जानना बनता है कि इस बुक में आखिर में इन्होंने क्या लिखा था, जिससे इनकी पहचान एक हम देखें तो ऐसे शख्सियत के रूप में होती है जहाँ पे हम जब भी मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम की बात करते हैं तो माइंड में इमैनुअल वालेस्टीन आते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे दोस्तों कि इस बुक में आखिर में इन्होंने क्या लिखा है, इनके क्या विचार इसमें एक्सप्रेस किया है इन्होंने। वालेस्टीन की विश्व प्रणाली सिद्धांत पर पहली पुस्तक द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974 में प्रकाशित होती है। मुख्य रूप से व्यवहार विज्ञान में उन्नत अध्ययन केंद्र, जो कि अब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंध है, इसमें 1 वर्ष के दौरान लिखी गई थी। यानी ये 1 साल के अंदर इन्होंने इस बुक को लिखा था। और इसमें वह तर्क देते हैं कि आधुनिक विश्व प्रणाली यानी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है, साम्राज्यों से इस मायने में अलग है कि यह परिधीय और अर्धपरिधीय विश्व क्षेत्रों के साथ प्रणालीगत आर्थिक और राजनीतिक संबंध में एक प्रमुख पूंजीवाद जो है या पूंजीवादी जो केंद्र है या जिसे हम कोर कहते हैं द्वारा विश्व व्यवस्था के आर्थिक नियंत्रण पर निर्भर करती है। यानी कि हम ये देखेंगे कि कोर में जो है वो हमारे कौन से हैं, विकसित देश हैं, और जो विकासशील देश या अविकसित देश हैं वो हमको कहाँ नज़र आते हैं, परिधि पर नज़र आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारी आर्थिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति कैसी है, इसी के अनुसार इनका सब कुछ डिसाइड होता है। तो अभी हम लोग रिसेंटली कुछ जो इंसिडेंट हुए, हम लोग ईरान वार देखे, तो इसमें भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखी कि किस तरीके से पूरा देश जो होता है, पूरा देश या बोलेंगे पूरा वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड के सारे देश किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। वालेस्टीन ने तीसरी दुनिया की धारणा को खारिज करते हुए दावा किया कि केवल एक ही दुनिया है। इन्होंने कहा कि जो हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट ले आते हैं कि एक थर्ड वर्ल्ड है जहाँ पे कुछ भी नहीं हमको देखने को मिलता है, या आप बोल सकते हैं कि अविकसित जो देश होते हैं, तो इन्होंने कहा कि थर्ड वर्ल्ड का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इन्होंने हटा दिया उसे। और इन्होंने कहा कि दुनिया तो केवल एक ही है जो आर्थिक विनिमय संबंधों से एक जटिल नेटवर्क से जुड़ी हुई है। यानी कि एक विश्व अर्थव्यवस्था या विश्व व्यवस्था जिसमें पूंजी और श्रम का द्वंद्व है और प्रतिस्पर्धा एजेंटों
प्रतिस्पर्धी एजेंटों ऐतिहासिक रूप से राष्ट्र राज्यों सहित लेकिन सीमित नहीं है द्वारा पूंजी का अंतहीन संचय घर्षण का कारण बनता है। यानी कि हम ये देखेंगे कि पूंजी का अंतहीन संचय, इन्होंने कहा कि ये जो कोर और परिधि का जो हमें कॉन्सेप्ट दिखता है, इस सही मायने में हम देखें तो अलग अलग देशों में हम नहीं बांट सकते हैं, बल्कि ये एक हमारा एक ही विश्व अर्थव्यवस्था है, या ये हम देखें कि अर्थव्यवस्था का एक सिस्टम नज़र आता है जिसमें कि हम पूंजी का अंतहीन संचय, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, हम सिर्फ सारा स्टोर करना चाहते हैं जितना चाहे उतना, बस हम अपनी पूंजी बनाना चाहते हैं। ये जो हमें घर्षण दिख रहा है, इसी के कारण ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। इस दृष्टिकोण को विश्व व्यवस्था सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यानी कि विश्व की व्यवस्था क्या है, तो जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है, यानी कि जो आधुनिक विश्व की व्यवस्था कैसी है, इसी थ्योरी को ये देते हैं। वालेस्टीन ने आधुनिक विश्व व्यवस्था की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में, ये मानते हैं, सामंतवाद का जब अंत हुआ था और इसके बाद से विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ब्रिटेन, डच गणराज्य और फ्रांस में पूंजी संचय के आरंभिक रूप से मामूली वृद्धि ने क्रमिक विस्तार की प्रक्रिया को गति प्रदान की। तो ये हम देखेंगे कि जैसे सामंतवाद का एंड होता है और उसके बाद से पूंजीवादी व्यवस्था हमें दिखाई देती है, तो ये मानते हैं कि वहाँ से इसकी शुरुआत हमें दिखाई देती है, किसकी? आधुनिक विश्व व्यवस्था की। परिणाम स्वरूप आधुनिक समाज में आर्थिक विनिमय का केवल एक ही वैश्विक नेटवर्क या प्रणाली मौजूद है। 19वीं शताब्दी तक पृथ्वी का लगभग हर क्षेत्र पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित हो चुका है। तो ये पूरा जो वर्ल्ड है, ये हम देखेंगे कि एक पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें एक साथ हमको नज़र आता है। सेम कंटेंट यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। ओके, पूंजीवादी विश्व व्यवस्था जो है वो सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से समरूप नहीं है। इन्होंने कहा कि जो हम पूंजीवादी विश्व व्यवस्था देखते हैं वो सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से एक जैसा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक विकास, राजनीतिक सत्ता के संचय और पूंजी के मूलभूत विभिन्नताओं से चिन्हित है। यानी कि हर जगह हमें ये विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आधुनिकीकरण और पूंजीवाद के सकारात्मक सिद्धांतों के विपरीत, आधुनिकीकरण और पूंजीवाद के सकारात्मक सिद्धांतों के विपरीत वालेस्टीन ने इन भिन्नताओं को मात्र अवशेष या अनियमितताएं नहीं माना है, जिन्हें व्यवस्था के विकास के साथ दूर किया जा सकता है और किया जाएगा। विश्व का केंद्र, अर्धपरिधि और परिधि में स्थायी विभाजन विश्व व्यवस्था सिद्धांत की एक अंतर्निहित विशेषता है। तो यहाँ पे बात सिर्फ केंद्र और परिधि की नहीं है, इन्होंने बीच में अर्धपरिधि की भी बात की है। वालेस्टीन द्वारा आंशिक रूप से उपयोग किए गए एक अन्य सिद्धांत अर्धपरिधि को छोड़ देते हैं और विकास के ग्रेस्केल की अनुमति नहीं देते हैं। वे क्षेत्र जो अब तक विश्व व्यवस्था की पहुंच से बाहर है, उन्हें किसे क्या कहते हैं? ग्रेस्केल कहते हैं। परिधि के चरण में इसमें प्रवेश करते हैं। केंद्र और परिधि के बीच एक मौलिक और संस्थागत रूप से स्थिर श्रम विभाजन है। यानी कि हम जब कोर को देखते हैं और परिधि को देखते हैं तो दोनों में हम ये देखेंगे कि एक श्रम विभाजन जो है वो हमको डिफरेंसेस जो है उनमें वो दिखता है। जबकि केंद्र में तकनीकी विकास का उच्च स्तर है, तो जब हम कोर की बात करते हैं तो हम वहाँ पे देखेंगे कि जो तकनीकी विकास है, टेक्नोलॉजी अपने बिल्कुल डेवलप्ड कंडीशन में नज़र आती है और यह जटिल उत्पादों का निर्माण करता है। परिधि की भूमिका, जो पेरीफेरी है उसकी भूमिका हम देखेंगे
तो केंद्र के विस्तारशील कारकों के लिए कच्चे माल, कृषि उत्पादों और सस्ते श्रम की आपूर्ति करता है। तो आप देखेंगे कि जैसे अभी मान लीजिए कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, इसको हम लोग अपने तरीके से समझते हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी जो है वो जो डेवलपिंग कंट्री है उनसे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स अहेड हैं, आगे हैं। तो जो अभी विकासशील देशों में टेक्नोलॉजी 100 साल बाद आएगी, वो आज वहाँ पे यूज की जा रही हैं, और उसको प्रोवाइड करने वाला कौन है? तो जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, यानी कि जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। वो अपना श्रम जो है वो उनको दे रहे हैं सस्ते रेट पे। ओके। केंद्र और परिधि के बीच आर्थिक विनिमय असमान शर्तों पर होता है। उनकी कंडीशंस होती हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे और आप हमारे लिए काम करिए, और जिनके पास उतनी सफिशिएंट सपोज संसाधन नहीं है, तो वो लोग उन शर्तों को मान जाते हैं और फिर काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो अभी जैसे भी हम लोग अपनी ही अगर बात करें, तो इंडिया से आप लोग देखेंगे कि बहुत अच्छे जो एक बोलते हैं ब्रेन ड्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जो भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ के जो डेवलपमेंट है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं। परिधि और अपने उत्पाद कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन केंद्र के उत्पादों को अपेक्षाकृत उच्च कीमतों पर खरीदना पड़ता है। तो हम अपने रॉ मटेरियल्स या हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं वो तो हमने कम रेट पे दे दिए, लेकिन जब उससे प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो उसी प्रोडक्ट को हम ही जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कीमत पे खरीदते हैं। एक बार स्थापित होने के बाद यह असमान स्थिति अंतर्निहित अर्ध निर्धारित बाधाओं के कारण स्वयं को स्थिर करने की प्रवृत्ति रखती है। तो जब एक बार हमारी असमान स्थिति ऐसा बन गया है तो ये इसी को कायम रखने की प्रवृत्ति भी रखता है। केंद्र और परिधि की स्थिति भौगोलिक रूप से अनन्य और स्थिर नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे के सापेक्ष होती है। अर्ध परिधि के रूप में परिभाषित क्षेत्र केंद्र के लिए परिधि और परिधि के लिए केंद्र का कार्य करता है। तो अर्ध परिधि की बात यदि हम करें तो केंद्र के लिए परिधि का काम करता है और परिधि के लिए केंद्र का काम करता है। कैसे करता है इसको अभी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 20वीं शताब्दी के अंत में इस क्षेत्र में पूर्वी यूरोप, चीन, ब्राज़ील और मैक्सिको शामिल थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्र और परिधीय क्षेत्र एक ही स्थान पर सह अस्तित्व में हो सकते हैं। अब कैसे? तो यहाँ पे आप लोग इसका सेम कंटेंट इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ओके। तो जैसे अभी मान लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं ये कोर है, आप लोग समझिए, और ये मान लेते हैं हमारी अर्ध परिधि है, और ये मान लेते हैं हमारी क्या है, परिधि है। ठीक है। तो अभी इसके लिए अभी हमारा जो परिधि है इसके लिए आप लोग ये देखेंगे तो किसका काम करेगा? कोर का काम करेगा, केंद्र का काम करेगा। ओके। और वहीं पे केंद्र के लिए अगर हम देखें तो केंद्र के लिए ये किसका काम करेगा? परिधि के लिए काम करेगा। तो यही सेंटेंस वहाँ पे लिखा गया कि अर्ध परिधि जो होता है परिधि के लिए केंद्र का काम करता है और केंद्र के लिए परिधि का काम करता है। तो ये जो अर्ध परिधि होता है यानी कि सेमी पेरीफेरी होता है, ये जो होता है जो पेरीफेरी है उसके लिए सेंटर का काम करेगा यानी कोर का काम करेगा, और कोर के लिए ये पेरीफेरी का काम करता है। आई होप कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। विश्व व्यवस्था के विस्तार का एक प्रभाव वस्तुओं का वस्तुकरण है जिसमें मानव श्रम भी शामिल है। तो मानव श्रम को भी हम एक वस्तु की तरह यूज करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, भूमि, श्रम और मानवीय संबंध धीरे धीरे अपने आंतरिक मूल्य से वंचित होते जा रहे हैं और एक ऐसे बाजार में वस्तुओं में परिवर्तित हो रहे हैं जो उनके विनिमय मूल्य को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक एज अ ह्यूमन बीइंग यदि हम देखें तो अगर हम जो मानव श्रम है या मानवीय संबंध है इनको हम देखेंगे तो एक किस तरीके से देख रहे हैं, एक वस्तु के रूप में देख रहे हैं, और जो इसमें हमारे अपने खुद की वैल्यूज थे या मूल्य थी
वो हम खोते जा रहे हैं। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में वालेस्टीन ने आधुनिक विश्व व्यवस्था की बौद्धिक नींव और मानव व्यवहार के सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और मानविकी के बीच विषयगत विभाजन द्वारा परिभाषित ज्ञान की संरचनाओं में रुचि दिखाई, जिसे वे स्वयं यूरोसेंट्रिक मानते थे। इनका विश्लेषण करते समय वे इलिया प्रिगोजिन जैसे सिद्धांतकारों के नए विज्ञानों से अत्यधिक प्रभावित थे। तो आप लोग यहाँ पे सेम कंटेंट दोस्तों इंग्लिश में है। ओके, अच्छा, यहाँ पे बात ये होती है कि जब कोई थिंकर या कोई विचारक जो होता है, मान लेते हैं कि कोई थ्योरी देता है, तो ऐसा नहीं होता है कि सभी लोग उनकी बातों पे सहमत होते हैं। उनकी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, आलोचनाएं भी उनकी होती हैं, क्योंकि कभी भी ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सबकी एक अलग सोच होती है। तो जब हम किसी भी बात को कहते हैं या हम कह रहे हैं, एक थ्योरी दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, तो उसकी आलोचना भी की जाती है। एक ऐसा ग्रुप होता है जो आलोचना भी करता है। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि उनकी आलोचना क्या की गई थी। तो वालेस्टीन के सिद्धांत की कड़ी आलोचना हुई, न केवल नव उदारवादी या रूढ़िवादी हलकों में, बल्कि कुछ इतिहासकारों से भी, जिनका कहना है कि उनके कुछ दावे ऐतिहासिक रूप से गलत हो सकते हैं। कुछ आलोचकों का सुझाव है कि वालेस्टीन ने आधुनिक विश्व व्यवस्था के सांस्कृतिक आयाम की उपेक्षा की, यह तर्क देते हुए कि वैश्विक संस्कृति की एक विश्व व्यवस्था है जो पूंजीवाद की आर्थिक प्रक्रियाओं से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे कहते हैं लोग कि ये गलत है इनका कहना कि वैश्विक संस्कृति का एक विश्व व्यवस्था है और जो कि पूंजीवाद की आर्थिक प्रक्रियाओं से स्वतंत्र है, और यह इसे राज्यों की आधिकारिक विचारधाराओं तक सीमित कर देता है, जिन्हें बाद में आसानी से आर्थिक हितों की मात्र एजेंसियों के रूप में उजागर किया जा सकता है। फिर भी आंद्रे गुंदर फ्रैंक, टेरेंस हॉपकिंस, समीर अमीन, क्रिस्टोफर चेस्टर्न, थॉमस डी हॉल, अनिबल क्विजानो और जियोवानी अरिगी जैसे अन्य संबंधित सिद्धांतकारों के साथ साथ उनके विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण ने इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और बौद्धिक अनुसंधान के सामान्य दृष्टिकोण के लिए समर्पित एक संस्थागत आधार स्थापित किया है। उनके कार्यों ने वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का भी ध्यान आकर्षित किया है। तो जब कोई, अगर हम बहुत ही बड़े पैमाने पे या हम ये बोलें कि एक वर्ल्ड लेवल पे यदि हम कोई थ्योरी दे रहे हैं, तो उससे हम ये देखेंगे कि सम इम्पैक्ट दूसरी साइड में भी पड़ता है। तो अभी देखेंगे कि उनके कार्य जो थे, जो उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया है, तो इससे इन वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का भी ध्यान आकर्षित हुआ था। आर्थर स्टिंचकोम ने वालेस्टीन की पुस्तक द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा है कि यह पुस्तक कोई सैद्धांतिक तर्क या निश्चित तंत्र पुस्तक प्रस्तुत नहीं करती है। इसके बजाय पुस्तक का सिद्धांत विद्वान के लिए विश्व प्रणाली के प्रभावों की तलाश करने के एक सामान्य आदेश तक सीमित है, जो शायद बुद्धिमानी भरी सलाह है लेकिन बहुत विशिष्ट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। स्टिंचकोम यह भी तर्क देते हुए कहते हैं कि पुस्तक अपने अवधारणाओं को उनके प्रभावों से स्वतंत्र रूप से परिभाषित नहीं करती है। इस प्रकार कोर, परिधि और अर्ध परिधि के संबंध में पुनरावृत्ति को जन्म देती है। यानी कि हम देखेंगे कि जो कोर है वो एक तरीके से अर्ध परिधि जो है वो परिधि के रूप में, इस तरीके से एक पुनरावृत्ति है, ऐसा रिपीटिशन हमको देखने को मिलता रहेगा, ऐसा इनका क्रिटिसिज्म किया गया है। ओके, अब यहाँ पे सम टर्म्स यूज़ किए गए हैं जो इनके थ्योरीज में है, तो वो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो पूंजीवादी विश्व व्यवस्था आखिर में क्या है, इसको अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। वालेस्टीन की परिभाषा निर्भरता सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जैसे है कि कोर जो है वो किस पे, पेरीफेरी पे डिपेंड है, पेरीफेरी जो है वो कोर पे डिपेंड है। तो निर्भरता सिद्धांत हमें यहाँ पे दिखता है, जिसका उद्देश्य क्या है,
16वीं शताब्दी से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समाजों के विकास को एक सामूहिक विकास के रूप में संयोजित करना था। उनकी परिभाषा की प्रमुख विशेषता वैश्विक श्रम विभाजन का विकास है, जिसमें स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों, इस मामले में जैसे हम राज्य को कह सकते हैं, का अस्तित्व भी शामिल है। रोमन साम्राज्य जैसे वैश्विक साम्राज्यों की तुलना में यहाँ कोई राजनीतिक केंद्र नहीं है। इसके बजाय पूंजीवादी विश्व व्यवस्था को वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा परिभाषित किया गया है। तो यानी कि हम मेनली देखें तो जो कैपिटल है या कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, या हम ये बोलें कि जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम है, इसको ये देखते हैं। यह केंद्र अर्धपरिधि और परिधीय क्षेत्रों में विभाजित है और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली द्वारा शासित है। तो इस पे मुख्य प्रभाव जो हम देखें अगर इनकी थ्योरी का, तो किसका हमें नज़र आता है? हमें कार्ल मार्क्स का भी नज़र आता है। अब कोर क्या होता है? तो ये हम सभी को पता है, ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। कोर और परिधि क्या होती है? यह विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर को परिभाषित करती है। तो जैसा कि मैंने ये बताया, एक सेंटर में कोर होता है और ये हमारा क्या है? पेरिफेरी है, यानी कि परिधि है। और ये जो होते हैं, ये जैसे हमारी ये विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और ये डेवलपिंग कंट्री हैं। ओके, जिनकी विशेषता शक्ति या धन है। तो उनके पास कितनी ज़्यादा पावर है या कितनी ज़्यादा उनके पास प्रॉपर्टी है, कोर विकसित देशों को संदर्भित करता है। तो कोर जो है वो विकसित देशों को संदर्भित करता है, जबकि परिधि जो है वो आश्रित विकासशील देशों को संदर्भित करता है। विकसित देशों की स्थिति का मुख्य कारण आर्थिक शक्ति है, यानी ये इकोनॉमिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वालेस्टीन ने कोर शब्द का प्रयोग राज्यों के समूह वाले बहुकेंद्रीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया, न कि केंद्र शब्द का, जो एक एकल शिखर वाले पदानुक्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके कोर का मतलब है कि सेंटर में कोई है, ऐसा नहीं है। इस कोर का मतलब है कि इसमें बहुत सारे हमको कोर दिखते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे देश दिखते हैं जो कि पावरफुल हैं। अर्ध परिधि की बात अब हम करते हैं, सेमी पेरीफेरी की। यह उन राज्यों को परिभाषित करता है जो केंद्र और परिधि के बीच की स्थिति है, यानी कि हम ऐसा सम सेंटर में यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सेमी पेरीफेरी होगा। और असमान विनिमय संबंधों के माध्यम से परिधि से लाभान्वित होते हैं। तो जो एक जस्ट लाइक का है, तो एक मीडिएटर की तरह ये वर्क करता है। आप लोग देखेंगे इससे, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल्स इसने लिया, यहाँ तक इसके पास आया, इसने सम अपने प्रॉफिट लिए और इसने कोर को पहुंचा दिया। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। ओके, साथ ही केंद्र भी असमान विनिमय संबंधों के माध्यम से अर्ध परिधि से लाभान्वित होता रहता है। सेम आप लोगों को टर्मोलॉजी का मीनिंग जो है यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा, इसलिए मुझे टाइम भी लग गया क्योंकि काफ़ी लेंदी है। इनका जो कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट को यदि हमको समझना हो, और कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम लोगों को समझना था, तो थोड़ा सा तो लेंदी है, बट ठीक है। एक आप लोग एक लेक्चर जस्ट ये समझ लेंगे तो इमैनुअल वालेस्टीन एक थिंकर आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। अर्ध एकाधिकार, यह एक प्रकार के एकाधिकार को परिभाषित करता है जहां किसी विशेष वस्तु सेवा के लिए एक से अधिक सेवा प्रदाता होते हैं। वालेस्टीन द्वारा दावा है कि अर्ध एकाधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं क्योंकि नए विक्रेता बाजारों को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने के लिए राजनीतिक दबाव डालकर बाजार में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ किसी का एकाधिकार है, इसीलिए अर्ध एकाधिकार की टर्मिनोलॉजी ये देते हैं और ये कहते हैं कि पुराने जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं और नए प्रतिस्पर्धा जो होते हैं वो राजनीतिक दबाव डाल के और मार्केट में एंट्री कर जाते हैं। यहाँ पे एक टर्म और आता है इनके द्वारा, वो है कॉन्ट्राटिव तरंगे। तो कॉन्ट्राटिव तरंगे क्या होती है? कॉन्ट्राटिव तरंग को विश्व की अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी चक्र यानी अगेन एंड अगेन वो फिर से आएगा। इसे सुपर साइकिल के नाम से भी
जाना जाता है। वालेस्टीन का तर्क है कि वैश्विक युद्ध जो है, यानी विश्व स्तर पे जो युद्ध है, वो कोनराटिव तरंगों से जुड़े हुए होते हैं। उनके अनुसार वैश्विक संघर्ष तब होते हैं जब तरंग का ग्रीष्म चरण शुरू होता है, यानी जब दुनिया भर में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो है वो तेजी से बढ़ रहा होता है, और ऐसे समय में हम देखेंगे तो कोई वर्ल्ड लेवल पे वार हो जाता है। ओके, तो 1 मिनट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वासीमोनोपोलिसिस की बात है। तो इसके बाद से कॉन्डेटिव वेव्स हम लोगों ने देख लिया। ओके, तो क्वासी मोनोपोलिस को आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। डिफाइंड ए काइंड ऑफ मोनोपोलिस वेयर देयर इज मोर देन वन सर्विस प्रोवाइडर फॉर अ पर्टिकुलर 1 मिनट। प्रोवाइडर फॉर पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या होता है कि सपोज एक, जैसे कोई मार्केट में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ किसी एक की मोनोपोली चल रही है, और ये बाद में फिर कोई जो होता है वो सम पॉलिटिकल प्रेशर दे के नए नए लोग जो होते हैं वो मार्केट में उभर के आते रहते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो समझेंगे। तो यहाँ पे बुक्स इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है मैंने यहाँ पे सारा मेंशन कर दिया है। आप लोगों को जो लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है, मुझे ये याद रखना चाहिए, वो आप लोग याद ज़रूर रखिएगा। बट मैं तो ये कहूँगी कि एक बार समझ लीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि अफ्रीकन कंट्रीज़ पे इनका काफ़ी कुछ स्टडीज़ रहा है, तो ये बहुत सारी बुक्स भी इन्होंने लिखा, तो आप लोग देख सकते हैं। 1961 में इनकी बुक आती है अफ्रीका द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 1964 में द रोड टू इंडिपेंडेंस घाना एंड आइवरी कोस्ट। ये दोनों आप लोग पता है कि इन्होंने, ये इनकी थीसिस ही रही, इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, अफ्रीका द पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी 1967 में। 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ टर्मोइल द पॉलिटिक्स ऑफ चेंज। 1972 में अफ्रीका ट्रेडिशन एंड चेंज। 1974 में लिखा है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम वॉल्यूम 1, और इसमें आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। उसका नाम है कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन्स ऑफ द यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमी इन द 16th सेंचुरी। ये वॉल्यूम 1 था इनका। 1979 में द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी ये लिखते हैं। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम का वॉल्यूम 2 आता है 1980 में, और ये है मर्केंटिलिज्म एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमी बिटवीन 1600 टू 1750। 1982 में ये बुक लिखते हैं वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस थ्योरी एंड मेथडोलॉजी। 1982 में ही एक और बुक आती है डायनेमिक्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस। 1983 में हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म। 1984 में इन्होंने बुक लिखा द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, द स्टेट एंड द मूवमेंट ऑफ एंड द सिविलाइजेशंस। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, 1986 में लिखते हैं ये अफ्रीका एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। 1989 में द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम वॉल्यूम 3 आता है, और इसका नाम है द सेकेंड ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी बिटवीन 1730s टू 1840s। 1989 में इन्होंने लिखा है एंटी सिस्टेमिक मूवमेंट्स, एंटी सिस्टेमिक मूवमेंट्स। 1990 में लिखा ट्रांसफॉर्मिंग द रिवोल्यूशन सोशल मूवमेंट एंड द वर्ल्ड सिस्टम। नेक्स्ट बुक इन्होंने लिखा है 1991 में रेस नेशन क्लास एम्बिशियस आइडेंटिटीज़। 1991 में आप लोग देख सकते हैं जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर एसेस ऑन द चेंजिंग वर्ल्ड सिस्टम। 1991 में ही इनकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 बुक इन्होंने लिखा है। तो अनथिंकिंग सोशल साइंसेस, द लिमिट्स ऑफ 19th सेंचुरी पैराडाइम्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1995 में इनकी बुक आती है आफ्टर लिबरलिज्म। 1995 में ही एक और बुक आती है हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म विद कैपिटलिस्ट सिविलाइजेशन। 1998 में यूटोपिस्टिक्स आर हिस्टोरिकल
चॉइसेस ऑफ द 21st सेंचुरी। 1999 में द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, सोशल साइंस फॉर द 21st सेंचुरी। ये भी इनकी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक है। 2001 में एक बुक आती है डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 2003 में डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर, द यूएस इन अ कॉटिक वर्ल्ड। ओके। 2004 में द अनसर्टेनिटीज ऑफ नॉलेज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। अक्सर करके बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। और 2004 में आप लोग देख सकते हैं वर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन। 2004 में ही बुक आती है अल्टरनेटिव्स, द यूएस कन्फ्रंट द वर्ल्ड। 2006 में इनकी एक बुक आती है यूरोपियन यूनिवर्सलिज्म, द रेटोरिक ऑफ पावर। 2011 में द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम का वॉल्यूम 4 आता है और ये है सेंट्रिस्ट लिबरलिज्म ट्रायम्फेंट, ये बिटवीन 1789 टू 1914। 2013 में एक बुक इनकी आती है अनसर्टेन वर्ड सिस्टम एनालिसिस इन चेंजिंग टाइम। 2013 में इनकी बुक आती है डज कैपिटलिज्म हैव अ फ्यूचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 2015 में इनकी बुक है द वर्ल्ड इज आउट ऑफ जॉइंट वर्ड, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कंटिन्यूइंग पोलराइजेशंस। एंड लास्ट बुक आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये अभी रिसेंटली 2022 में आया था, द ग्लोबल लेफ्ट स्टडी टुडे एंड टुमारो। ओके, तो यहाँ पे सम बुक्स के मैंने यहाँ पे फ्रंट पेज कवर भी लगा दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम वॉल्यूम 2। यहाँ पे डिफरेंट वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओपन द सोशल साइंसेस। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं रेस नेशन एंड क्लासेस। ये बुक जो है ये भी आई थिंक मैंने इसमें डिस्कस किया है, आप लोग एक बार बुक लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अनथिंकिंग सोशल साइंसेस, रेस नेशन एंड ओके। सेम बुक जो है यहाँ पे आप लोगों को अलग तरीके से दिख रहा था, एक्चुअली इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। इस नाम को आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी बुक को रेस नेशन एंड क्लास एम्बिजियस आइडेंटिटीज, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म, यहाँ पे आप लोगों ने देखा डज कैपिटलिज्म हैव अ फ्यूचर, इन्होंने बुक लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं जियोपॉलिटिक्स एंड जियोकल्चर, एज वी नो इट ऑफ द वर्ल्ड द एंड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बुक इनका है द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, ऐसे करके है। ओके, द इसेंशियल वाला स्टेट, ये इनकी बुक है। मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सोशल चेंज द कॉलोनियल सिचुएशन, यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सोशल चेंज द कॉलोनियल सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेम वर्ड सिस्टम एनालिसिस, अफ्रीका एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये एक बुक है पैटर्न्स एंड पर्सपेक्टिव, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। यहाँ पे बुक आप लोग देख सकते हैं ओवरकमिंग ऑफ टू कल्चर्स करके इन्होंने बुक लिखा था। और एक बुक आप लोग देख सकते हैं कि कॉर्टिक अनसर्टेनिटी। तो दोस्तों मैंने ट्राई किया है मैक्सिमम वालेस्टीन से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं, आई थिंक कि मैक्सिमम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और आई होप कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप लोगों को लगता है कि थोड़ा भी हेल्प आप लोगों को होता है मेरे जो लेक्चर्स होते हैं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा।